हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और फ्रेंड्स, आज जो हम अपनी वीडियो बना रहे हैं फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि सी टेट हमारे जो टेट एग्ज़ाम है वो काफ़ी अप्रोच कर रहे हैं। जैसे वो हमारा सी टेट हो, यूपी टेट हो और आपका उत्तराखंड टेट हो, उसके लिए क्या है, काफ़ी बच्चे अपना स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन। तो जिसके लिए मैंने अपना ये चैनल बनाया था, अपना टारगेट किया था हम लोगों ने टेट के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन मेरे खुद के एग्ज़ाम थे जो डीएसएसबी के और यूपी पीजीटी टीजीटी के लिए, तो उसमें थोड़ा-सा ब्रेकअप किया था मैंने इसके लिए। तो अब फिर से लेकिन अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपने टेट एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, जैसे कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ, मेरे सारे टेट एग्ज़ाम क्लियर हैं, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, ठीक है? और मैं आगे अपने फर्दर उसकी तैयारी कर रही हूँ, अपने डीएसएसबी एग्ज़ाम अभी मैंने दिया है। तो मैं आपको जिस तरीके से मैंने अपना बिना कोचिंग के अपने सी टेट का एग्ज़ाम और अपने टेट एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको सिर्फ़ कोचिंग ही लेना ज़रूरी है। एक टेट एग्ज़ाम अगर आप उसमें थोड़ा-सा कंसिस्टेंसी दिखाएँगे और रेगुलरिटी दिखाएँगे कि आप रेगुलर पढ़ेंगे, तो आपका 1 और 2 मंथ्स में ईज़िली आप इन टेट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जनरली क्या आता है, बेसिक आता है और बेसिक में भी क्या हमारे 10 तक का आता है, ठीक है? जो मैथ और साइंस को अडॉप्ट हम करते हैं सीटेट में, ये जो भी हमारा यूपी टेट है अपना, तो उसके लिए जो मेन टारगेट है वो हमारा मैथ साइंस अगर हमारा सब्जेक्ट है, तो हमें बेसिक 9th और 10th तक का तो हमें मैथ और साइंस आना चाहिए, ठीक है? और जैसे कि आपको पता है, जो सीटेट है, आज हमारी जो फर्स्ट वीडियो है ये इस सेशन की 2021 अपने टेट एग्ज़ाम के लिए। तो हमने देखा है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सीटेट एग्ज़ाम है उसमें जनरली क्या होती है कि पेडागोजी बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है? और पेडागोजी प्रेफरेंस मतलब कि आप ये समझ के चलिए 30 मार्क्स आपके सीडीपी के, जो आपके चाइल्ड पेडागोजी आएगी, और आपकी हर सब्जेक्ट की पेडागोजी आराम से आती है 10-12 मार्क्स की, ईज़िली उसमें आप स्कोर कर सकते हो। और आपके 15 टू 16 क्वेश्चन हमारे कंटेंट के होते हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारी पेपर सेकंड, जिसमें मैथ और साइंस आ रही है, ठीक है? और पेपर फर्स्ट में हमारा ईवीएस। तो मैं जो आपको टारगेट कराऊंगी वो अपना ईवीएस का करेंगे हम लोग यहाँ पे, और साइंस का करेंगे, और साथ में इनकी पेडागोजी करेंगे सब्जेक्ट की, ईवीएस की भी और साइंस की भी, ठीक है? अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, आप ये ध्यान रखिए कि मेरे पास इतना कलेक्शन है ना पीवाईक्यूज़ का, कि हम लोग खूब अच्छे से देख लेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या है। दूसरी बात, अगर आप अपनी प्रिपरेशन में लगे हैं कि आपको कोचिंग ही लेनी है, कि भाई कहीं भी रिस्क नहीं लेना, कि मैं थोड़ा-सा, जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, उनको लगता है कि मुझे थोड़ा-सा नीड है और अभी मुझे कुछ नहीं पता, कि अगर कोचिंग के पास जाते हैं, बच्चों को यही लगता है जनरली कि अगर हम कोचिंग ले रहे हैं इंस्टीट्यूटों से, तो हमारी आधी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देते हैं। एक तो हमें इतना हम लोग नहीं गो थ्रू हो पाते सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो लोग हमें एक सीक्वेंस वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। दूसरा क्या होता है, हमें बिल्कुल एक मटेरियल उनसे मिल जाता है कि हाँ भाई, हमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? हम खुद इतना नहीं जानकारी ले पाते, कि कई बच्चे तो क्या होता है कि बिल्कुल न्यू होते हैं, बस उनको ये पता होता है हाँ भाई सीटेट एग्ज़ाम हो रहा है, और अगर हम इस सीटेट या यूपी टेट को या अपने उत्तराखंड टेट को अगर हम क्लियर करेंगे, तो उसके बाद हम एलिजिबल होंगे अपने आगे और फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले तो फ्रेंड मैं आपको ये बता दूं कि आप कहीं से भी प्रिपरेशन करें, ठीक है? अब हमारा नवंबर में हमारा यूपी टेट है और यू टेट है उत्तराखंड, और हमारा जो सी टेट है वो दिसंबर में है, ठीक है? तो सी टेट में सबसे ज़्यादा, सबसे पहले मैं आपको सी टेट की बात बताऊंगी। सी टेट में सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी आपकी रहती है वो हमारी पेडागोजी की रहती है। तो उसमें क्या होता है कि ना 30 मार्क्स की हमारी पेडागोजी हो गई, और उसके बाद उसके साथ साथ हमारी सब्जेक्ट की भी आती है, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, और आपका ईवीएस है, साइंस है, मैथ्स है, इन सब में एसएसटी है, उन सब में आपकी सब्जेक्ट की पेडागोजी ज़रूर आती है। 12 टू 15 क्वेश्चंस आप ये समझ के चलिए आपके सब्जेक्ट पेडागोजी के आते हैं, और 15 आपके कंटेंट के हैं। अगर आपकी लैंग्वेज 2 पेपर 2 में आपका एसएसटी है, तो एसएसटी का कंटेंट के और पेडागोजी के आएंगे। मैथ साइंस में आपके मैथ साइंस के आएंगे। तो अगर आप 90 मार्क्स मान के चलिए कि पेडागोजी की 30 की वो हो गई, और 15-15 अगर आप चारों सब्जेक्ट में मान के चलेंगे तो 60 मार्क्स की वो हो गई। तो 60 और 30 कितने हो गए, 90 मार्क्स की।
लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ और है, आप यूपी टेट के लिए अगर जा रहे हैं तो यूपी टेट में हमारी जो पेडागोजी होती है वो बहुत कम आती है, सब्जेक्ट पेडागोजी। केवल आपकी चाइल्ड पेडागोजी 30 मार्क्स का पोर्शन मिलेगा। उसके बाद आपकी जो सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है वो बहुत कम आती है। ठीक है, उसमें कंटेंट का मटेरियल बहुत ज़्यादा रहता है, मैथ और साइंस में, ईवीएस में, कोई भी सब्जेक्ट हो। आपकी मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन आपके उसके पेडागोजी से आएंगे, अदरवाइज आपके कंटेंट बेस्ड रहते हैं, किसमें, आपके यूपी टेट में। ये मान के चलिए यू टेट में भी बिल्कुल सी टेट की तरह ही रहता है। ठीक है, अभी हमने आर टेट देखा था, आर टेट भी बिल्कुल किसकी तरह है, आपके कंटेंट ज़्यादा रहता है उसमें और पेडागोजी कम रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपना टेट और एमपी टेट भी आपका सुनने में आ रहा है कि हमारा शायद दिसंबर में आ जाएगा, तो उसमें भी सेम सीटेट की तरह पेडागोजी को पूरी प्रेफरेंस दी जाती है, सब्जेक्ट पेडागोजी खूब अच्छे से उसमें आती है। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो टारगेट कर रहे हैं अपना सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए, यहाँ पर हम लोग करेंगे साइंस और ईवीएस। पेपर 1 के लिए ईवीएस करेंगे हम लोग और पेपर 2 के लिए हम साइंस करेंगे। ठीक है, और सीटेट के लिए जैसे कि पेडागोजी है, आप पेडागोजी भी खूब आराम से करेंगे। हम पेडागोजी में बिल्कुल, अगर आप कहीं से भी कोचिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पढ़ने के बाद कंटेंट को, एक यूट्यूब आपको क्या कैसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि आप उससे क्वेश्चंस निकालिए, आपको जहाँ से भी मिल रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आपको कोई भी चैनल मिल रहा है, खूब अच्छे चैनल्स आप लोग देखते होंगे जब आप लोग अगर अपना कोचिंग वगैरह ले रहे हैं कहीं से भी, ऑफलाइन या ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन का काफ़ी ट्रेंड है, तो उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो आपको टेट एग्जाम्स के लिए यूट्यूब पे लगे रहते हैं और आपको खूब प्रिपरेशन कराते हैं। तो PYQs में हम लोग क्या देखेंगे, आप कहीं, हमें क्वेश्चंस निकालने हैं, कंटेंट हमने पढ़ लिया वहाँ से, लेकिन हमें क्या है उसके लिए ये भी तो पता होना चाहिए कि हमने जो कंटेंट पढ़ा है उसमें से कुछ हमारे क्वेश्चन निकल पा रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट है यूट्यूब में जहाँ भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप क्वेश्चंस लगाइए। तो उन क्वेश्चन से क्या है, आपकी क्या है, आप क्या है, एक चैनल से तो जाते नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने DSSB और KVS वगैरह के लिए, जहाँ से हम लोगों को अब क्वेश्चंस मिल रहे हैं, हमने कंटेंट पढ़ लिया है अपना, तो क्वेश्चंस लगाते रहते हैं। इसी तरीके से आप टेट में आपका बेस्ट है कि आप एक बार पढ़िए और अब उसके बाद क्या है, अपने क्वेश्चंस को लगाना शुरू करें। जितने क्वेश्चंस के गो थ्रू होंगे उतनी आपकी रिवीजन बहुत ही अच्छी होगी। और क्वेश्चन भी कैसे, सबसे पहले प्रेफरेंस दीजिए आप PYQ को, जो आपके प्रीवियस ईयर के आ चुके हैं क्वेश्चन, क्योंकि जो आपके 60% जो होता है वो मोस्टली क्या है, किसके ऊपर, मैं कह रही हूँ एग्जैक्ट नहीं, लेकिन बेस्ड होता है आपके PYQ के ऊपर। ठीक है, केवल 20 और 30% ही आपका चेंज होके आता है नेक्स्ट पेपर में, अदरवाइज वो सारा सेम रहता है। ठीक है, बस क्वेश्चंस का पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन की वो वही रहती है, फॉर्म चेंज कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें यही लेना है कि अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए हमें क्वेश्चंस को निकालने हैं। तो उसी के लिए मेरे पास कलेक्शंस बहुत सारे हैं PYQ के। ठीक है, हमारे चाहे वो CTET के हों, चाहे यूपी टेट के हों, आपके जितने भी आर टेट के हों, आपके उत्तराखंड टेट के हों। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को यहाँ पर आपका क्या होता है ना, हम लोगों के पास से आपकी एक सिरदर्दी हट जाती है कि आपको PYQ खुद नहीं लेने पड़ते, आपको बिल्कुल बने बनाए मिल जाते हैं, एक PDF की फॉर्म में सब चीज़ें मिल जाती हैं, जिसमें बस आपको देखना है और उससे रिवाइज करना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, टेट एग्ज़ाम ऐसा, बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी है कि लगातार आप बने रहेंगे, किसी दिन भी अपनी स्टडी को छोड़ेंगे नहीं, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा, बट करेंगे ज़रूर। ठीक है, तो टेट एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं है कि, और क्वालिफाइंग है आपको 90 to 100 आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी उसको अच्छे से सिंसियर तरीके से पढ़ा है। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमारा जो CTET एग्ज़ाम है या फिर जो टेट एग्ज़ाम है, उनमें इनके मार्क्स तो हमारे नहीं आते हैं, केवल हमें क्या है, क्वालिफाइंग है ये, कि हमें इतने मार्क्स हैं, जनरल के लिए 60, तो हमें 60% चाहिए अपने केवल क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो वो आराम से आ सकते हैं हमारे, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी अगर आप बिल्कुल सिंसियर तरीके से पढ़ रहे हैं, और केवल PYQ भी अगर आपने देख लिए। ठीक है, और CTET तो यकीन मानिए इतना इजी है कि अगर आपने उसके PYQs कर ली और पेडागोजी कर ली तब भी आपका पेपर इजीली निकल जाता है। यूपी टेट में हमारा कंटेंट ज़्यादा आता है। ठीक है, तो हमें कंटेंट पे भी ध्यान देना है, और जो हमारी CDP है वो केवल किस में आती है, 30 मार्क्स की, और 2-4
क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अपने चैनल पे कौन सा करेंगे, हम अपने चैनल पे पेपर 1 का ईवीएस करेंगे, ध्यान रखिए, जिसमें हम टारगेट करेंगे अपना एनसीईआरटी, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट और जितने भी टेट हैं उसमें एनसीईआरटी ज़रूर आती है। और सीटेट तो ये समझिए कि आपके अगर 15 क्वेश्चंस कंटेंट के आ रहे हैं तो उसमें से 9 और 10 क्वेश्चंस आपके किसके मिलेंगे, एनसीईआरटी बेस मिलेंगे ईवीएस में। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी हैं वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दूसरा, आपका जो एसएसटी का पेपर है उसके लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। पेपर सेकंड में जो एसएसटी है आपकी सोशल स्टडी है, उसमें आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए 6, 7, 8 तक की आप एनसीईआरटी खूब अच्छे से। जो बुक्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ये स्ट्रेटजी आपको क्या करना है, सिंपल अपनी एनसीईआरटी लेनी है। ठीक है, और एनसीईआरटी आपको पूरी करनी है। 6 क्लास की उठाएंगे आप पहले एसएसटी की, तो हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, 6 क्लास में कुछ नहीं है, सिंपल फैक्ट है जो आप एक बार देखोगे, दोबारा जब देखोगे ना आपको अपने आप लर्न हो जाएंगे। ठीक है, 7th की है और 8th की है, तो वो आप तीनों एनसीईआरटी को अच्छे से कर लीजिए। उन्हीं में से आपके क्वेश्चंस मोस्टली बनते हैं सीटेट के लिए, सीटेट या अदर टेट के लिए भी। ठीक है, हम जो अपनी आप मोस्ट प्रायोरिटी इसमें हम रखेंगे, कौन सी रखेंगे, सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी को। किसको रखेंगे, एनसीईआरटी को रखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें अपना कंटेंट पढ़ लिया हमने सारी का अपने एनसीईआरटी का, उसके बाद करेंगे हम पीवाईक्यू। ठीक है, प्रीवियस ईयर। उसके बाद करेंगे हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कि इसको देख के और कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूरे पूरे आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप अच्छे से इसको देखेंगे तो हम अपना एनसीईआरटी भी इसमें पूरा कंप्लीट कर देंगे। किसके लिए, ईवीएस के लिए और साइंस के लिए। ठीक है, तो हम दोनों कर अपना कंप्लीट कर देंगे अगर आप सेशंस को अच्छे से देखते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी भी कवर करेंगे पूरा नोट्स के साथ विद पीडीएफ के साथ, अगर रिस्पॉन्स पीवाईक्यू में अच्छा आता है। तो चलिए, आज जो सबसे पहले हम लोग लेके आए हैं ये पेपर सेकंड के लिए, और पेपर सेकंड में भी साइंस। ठीक है, अभी सबसे पहले आज जो हम लोग दिखा रहे हैं ना, ये केवल हम क्या दिखा रहे हैं आपको, पीवाईक्यू है, प्योरली पीवाईक्यू है ये, कि आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और पेपर कौन सा है, ये सीटेट का पेपर है। ठीक है, पेपर सेकंड है साइंस का। ठीक है, और प्योरली पीवाईक्यू है। अभी आपको सिर्फ इस फर्स्ट क्लास में पता चल जाए कि किस लेवल का क्वेश्चन पेपर सेकंड में की उसमें साइंस में हमारा आता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन आंट स्टिंग। आंट स्टिंग क्या होता है, जो चींटी का जो डंक होता है ना, ये जो ततैये हैं और जो आपकी मधुमक्खी वगैरह हैं, ये जो डंक मारती हैं, इनके उसमें कौन सा एसिड होता है। ठीक है, तो ये क्या सिक्रीट करती हैं उसमें, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक या फिर एसिटिक एसिड। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जो एसिड होता है दैट इज द फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बाइलिंगुअल हैं ताकि आपको इजी रहे, किसमें, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक। अगर आपको कई बार क्या है फॉर्मिक एसिड नहीं आता तो इसको मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। कौन सा एसिड बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मिक एसिड की जगह मीथेनोइक एसिड लिखा मिलता है तो वो भी सेम है, क्या है, आंट स्टिंग वगैरह में मीथेनोइक एसिड होता है। आंट स्टिंग लिख के ना आ जाए आपको हनी बी का आ जाए, जैसे मधुमक्खी डंक मारती है। ठीक है, तो उसमें भी कौन से एसिड होते हैं इनके, फॉर्मिक या फिर मीथेनोइक एसिड। इसको आप लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे कौन सा एसिड, मीथेनोइक एसिड भी आ जाए तो वो भी आंट स्टिंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट डिस्टेंस। देखो, यूनिट और मेजरमेंट से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, कि मेजरमेंट किलोग्राम है, ग्राम है, टाइम की सेकंड है, और आपकी टेम्परेचर की सेल्सियस है। ठीक है, फ़ारेनहाइट है, ये सारी चीज़ें। तो यूनिट से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये देख लीजिए आप किस तरीके का, कि कौन कौन सी जो है वो मेजरमेंट की यूनिट है। ठीक है, इसमें हर्ट्ज आ गई है। ठीक है, इसमें भी हर्ट आ गई है, ये दोनों कट हो जाएंगे। किसकी है ये हमारी, तो साउंड में है। ठीक है, आपकी फ्रिक्वेंसी की है हर्ट्स, तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद कौन सी है, ईयर आ गया। इसमें कौन सी करेंगे हम लोग, क्यूबिट, मीटर और लाइट ईयर। ठीक है, आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर
ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप किस तरीके का क्वेश्चन आपको आता है, किससे है ये आपका, फ्रिक्शन से। कहाँ से क्वेश्चन है, फ्रिक्शन से, लेकिन देखो किस फॉर्म में पूछा गया है, एप्लीकेशन बेस्ड में। ठीक है, कौन सा चैप्टर है ये, फ्रिक्शन है आपका। फ्रिक्शन आपका 9th में भी है और आपका 8th में भी आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से बना है वो देखो। समीर रोल हिज मार्बल ऑन 3 डिफरेंट सरफेसेस। उसके पास 3 मार्बल है। ठीक है, 3 मार्बल पीसेस और 3 सरफेस हैं। पहला सरफेस कौन सा है, सेलोफिन शीट है, उसके बाद कारपेट है और उसके बाद न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एक्टिंग ऑन द मार्बल इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा जो क्या है आपकी किस पे होती चली जाएगी, किसकी, फ्रिक्शन की। किस में डालना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले सबसे कम मतलब फिर उससे ज्यादा एंड देन उससे ज्यादा, इस तरीके से हमें लगानी है। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन आपको कहाँ पे मिलेगी, देखो जरा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा न्यूज़पेपर में, सेलोफिन शीट में या फिर कारपेट में। हमें पहले सबसे कम लगानी है, फिर उसके बाद देन उसके बाद। ठीक है, देखो नेक्स्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है न्यूज़पेपर, कारपेट, सेलोफिन। अब देखो यहीं से दिमाग लगाओ कि सबसे, अब हमें पता है जो फ्रिक्शन होती है ना वो खुरदरे सरफेस पे सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उस पे जो फ्रिक्शन है वो भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इन तीनों में देखो सबसे ज्यादा रफ कौन सा है, कारपेट। देखो क्वेश्चन निकालने का तरीका, तीनों में सेलोफिन शीट, न्यूज़पेपर, कारपेट में कारपेट सबसे रफ है। तो देखो कारपेट क्या समय सबसे लास्ट में किसी में दिखाई दे रहा है, दे रहा है। एक तो इसमें है, ठीक है, 1 वाले में, और एक हमारा इसमें है। तो ऑप्शन 4 और ऑप्शन 2 तो वैसे ही कट हो गया। ठीक है, तो यहां से हम एलिमिनेट मेथड से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा 4 और सेकंड तो वैसे ही कट हो गया। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा तो फ्रिक्शन किस में होगी, कारपेट में होगी। अब हमारे पास फर्स्ट और थर्ड बचा। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड में अब हमें देखना है सेलोफिन शीट में कम होगी या न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो सबसे क्या होगी आपकी, सेलोफिन शीट में सबसे कम होगी, देन न्यूज़पेपर एंड देन कारपेट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है, पैराफिन, वैक्स, कोक, बिटुमिन और लुब्रिकेंट ऑयल। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा नहीं है। इसमें आपका कोक जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, ये कोल का है, कार्बन का, तो इसीलिए ये इसमें नहीं आएगा। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमन कीप ए प्लास्टिक बॉटल, ए वुडन स्पून और मेटेलिक स्पून इन ए रूम ओवरनाइट। मतलब एक प्लास्टिक की चम्मच, एक लकड़ी की चम्मच और एक मेटेलिक स्पून को क्या करता है, कमरे में रख देता है पूरी रात के लिए। रूम का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। इन द मॉर्निंग, सुबह को वो क्या देखता है, टेम्परेचर ऑफ द T1, T2, T3 क्या होगा, आप बताइए। किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, किसका कम होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, पहले में तीनों का इक्वल होगा, उसके बाद ये ऑप्शन दे रखे हैं कि इसका ज्यादा, इसका कम, इसका। ठीक है, तो आप जनरली देखो प्लास्टिक बॉटल हो, वुडन बॉटल हो या मेटेलिक हो, लेकिन उनको किस में रखा गया है, एक सेम टेम्परेचर पे रखा गया है। किस पे रखा गया है, सेम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो सेम टेम्परेचर पे जब रखा गया है तो ऑब्वियसली उनका टेम्परेचर भी सेम होगा, किसी को कम या किसी को ज्यादा तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1, T1, T2, T3 इन तीनों का टेम्परेचर इक्वल होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब इनमें से क्या है, कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फोटोसिंथेसिस से फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको पता है कौन से होते हैं, प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लेकिन हमें इसमें से बताने हैं। इसमें देखो एल्गी है, फंगी है, राइजोबियम है एंड वायरस है। फंगी जो है वो हेट्रोट्रॉपिक है, हमें पता है हेट्रोट्रॉपिक मतलब दूसरों पे डिपेंड है, कवक। राइजोबियम भी क्या है, इसी की फॉर्म है, ये भी क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है। और वायरस तो हमारे ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जो वायरस होते हैं वो लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग। वायरस ना तो लिविंग होते हैं ना नॉन लिविंग, ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं। क्या होते हैं ये, कनेक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन प्रोक्रियोट्स, या फिर इसको आप लिविंग और नॉन लिविंग करके भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको प्रोक्रियोट और यूक्रियोट्स के कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है,
चलो, अब इसमें से अगर हमें ऑप्शन ढूंढना है तो दैट इज द एल्गी। जो एल्गी है वो क्या है, आपका ऑटोट्रॉफिक है। ये अपना फूड खुद बनाती हैं, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हेल्प पोलर बियर अडेप्ट इन द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। जो नॉर्थ पोल पे, जो हमारे फ्रिड जोन में जो पोलर बियर एनिमल मिलता है, वो अपने आप को किस तरीके से उसके अनुकूल बनाता है। ठीक है, किस तरीके से वहाँ रहता है, अडेप्ट कैसे करता है। हिंदी में भी क्वेश्चन है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। तो जो ध्रुवों पे जो भालू मिलते हैं, पोलर बियर मिलते हैं, वो शीत अवस्थाओं को अपने अनुकूलक किस तरीके से बनाते हैं, उनको क्या मदद करते हैं। उनके वाइट फर, फ्लैट फिट, फैट अंडर स्किन, या फिर वाइट फर, लॉन्ग कट, शार्प फैट, या फिर आपके वाइट फर, फ्लैट लेयर ऑफ फर, या फिर स्ट्रॉन्ग स्मेल, फ्लैट लेयर ऑफ द फर। इनमें से कौन सी है। ठीक है, देखो सबसे पहले इनमें हटाओ, फैट अंडर स्किन जरूर होती है, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, उनकी जो स्किन होती है ना, उसके नीचे एक फैट की लेयर होती है जो उनको गर्माहट प्रदान करती है, कहाँ पर, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में। ठीक है, तो अब देखो किसमें है फैट अंडर स्किन, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, अब देखो उनके जो फिट होते हैं वो चेक करो, वो लॉन्ग कर शार्प होते हैं क्लाव्स की फॉर्म में, या फ्लैट होते हैं, फ्लैट होते हैं उनके। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, वाइट फर, फ्लैट फिट एंड फैट अंडर स्किन। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम एलिमिनेटेड मेथड से भी कर सकते हैं। अगर हमें एक भी क्वालिटी किसी चीज़ की पता है तो ऑप्शन में अगर वो डिफ्रेंशिएट कर रही है तो हम एलिमिनेटेड मेथड से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन मिल्क। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है आपका, देखो मिल्क में आपको जब आपने पढ़ा होगा ना, थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें क्या बताएंगे आपको कि विटामिन सी नहीं होता। ठीक है, विटामिन सी क्या होता है, खट्टा होता है, सिट्रस फ्रूट्स में होता है, हमें पता है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो सिट्रस फ्रूट में खट्टा होता है। अब दूध तो खट्टा नहीं होता, तो अब विटामिन सी मिल्क में नहीं होगा। अब देखो ऑप्शन सी, जिसमें भी विटामिन सी होगा वो अपने आप कट जाएगा। ऑप्शन देखो बी में है विटामिन सी, ये बिल्कुल नहीं होगा। विटामिन सी थर्ड में है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, 2 निकल गए। अब हमारा किसमें हो सकता है, या तो फर्स्ट हो सकता है या फिर फोर्थ हो सकता है। ठीक है, विटामिन डी कंफर्म है, यस होता है। ठीक है, आयरन कंफर्म नहीं है, आयरन दूध में नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया बिल्कुल। अब बचा कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर 1, प्रोटीन, कैल्शियम जरूर होता है दूध में। ठीक है, और विटामिन डी जरूर होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी हिंदी में हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नॉन मेटल क्या है, अब देखो ये किससे है, मेटल और नॉन मेटल से। ठीक है, यहाँ पे आप देखते रहो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकल रहे हैं। ये PYQ आपका फर्स्ट क्लास जो है स्पेशल इसीलिए है साइंस की, कि आपको पता चले किस लेवल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, अप्लाइड ऑन द वुंड एज ए एंटीसेप्टिक। अब देखो इसमें, देखो ये कलर वगैरह को भी छोड़ो, एक सिंपल देखो इसमें कौन सा है, एंटीसेप्टिक, और क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। ठीक है, अब हमने देखा नॉन मेटल तो सारे हैं, लेकिन अब एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी किसकी है वो चेक करनी है। क्लोरीन की है, आयोडीन की है, ब्रोमीन की है, या सल्फर की है। ठीक है, देखो सल्फर तो हमारा एंटीबायोटिक में आएगा नहीं। ठीक है, क्लोरीन हमारा वाटर प्योरिफिकेशन के लिए होता है। ठीक है, अब हमारा देखो ब्रोमीन और इसमें से बचा, तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन क्या होगा, आयोडीन। ठीक है, जो आयोडीन है वो हमें एज ए एंटीसेप्टिक हम इसको यूज करते हैं, और जब हम इसको घाव पर लगाते हैं तो इसका जो कलर है दैट चेंज इन पर्पल कलर में हो जाए। आपने देखा है जब पट्टी बंदी होती है तो बाहर से उसका पर्पल कलर सा आने लगता है, तो वो किसके कारण आता है, आयोडीन के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, आयोडीन। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर इज इनकरेक्ट। दूसरा इनकरेक्ट पे जरूर ध्यान देना। आजकल तो एग्जाम में क्या है उसको हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रख के चलना कि नहीं, कई बार क्वेश्चन जो है बहुत फंसा देते हैं, और कई बार नहीं पढ़ने के चक्कर में भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो नहीं पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। एयर हैज वेट होता है, बिल्कुल ठीक है। एयर इज नॉट प्रेजेंट इन सॉइल,
ये देखना पड़ेगा। एयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, बिल्कुल। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, यस, जब हम बैलून फुल करते हैं तो बैलून क्या है, फूल जाता है, इट मीन्स एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो देखो तीनों चीजें बिल्कुल सही हो रखी हैं, बस एक ठीक नहीं है आपका सेकंड वाला। एयर जो है वो सॉइल में भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो इसलिए मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, है बिल्कुल गलत है, क्योंकि मृदा में वायु उपस्थित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको हमें मैच वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, इसमें देखो लीवर का, स्टमक का, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये आपका। ठीक है, गॉल ब्लैडर क्लास 7th में आपका दे रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, और क्लास 10th में है। ठीक है, क्लास 7th और क्लास 10th का। अब लेवल देखो आप क्या है इसका, पेनक्रियास। ठीक है, लीवर का देखो सबसे पहले, अगर आपको इनमें से एक या दो का भी पता है तब भी आप इसको इजीली मैच कर दोगे। ठीक है, लीवर किसका है, देखो लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है। क्या करता है, सिक्रीट करता है, किसको, बाइल जूस को। अब देखो कहीं पर लिख रखा है लार्जेस्ट ग्लैंड है, यस, लीवर जो है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड। तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, 4, ए का क्या हो जाएगा 4। अब देखो ए का 4 किसी में है, लो फर्स्ट से ही निकल गया, ए का 4 सेकंड वाले में है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। सेकंड वाला देखो, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है, ध्यान रखना, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस को, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, तो देखो वेयर बाइल जूस इज स्टोर, तो सी का क्या हो गया सेकंड, देखो सी का सेकंड हो गया स्टमक। ठीक है, स्टमक देखो, स्टमक में क्या होगा, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट, यहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बी का फर्स्ट एंड डी का जो लास्ट बचा है दैट इज थर्ड, रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पेनक्रियास के जूसेस होते हैं वो कहाँ सिक्रेट होते हैं, ध्यान रखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो कितने क्वेश्चंस आपके निकल गए हैं। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड, पहला क्वेश्चन। ठीक है, गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है, बाइल जूस, दूसरा क्वेश्चन। पेनक्रियास अपने जूसेस कहाँ सिक्रीट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तीसरा क्वेश्चन। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, फोर्थ क्वेश्चन। 4 क्वेश्चंस आपके एक ही क्वेश्चन में निकल आए। तो इस तरीके से मैच द कॉलम भी काफी हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल इज ट्रू। ठीक है, अब ये किससे आया, हमारा सेल से। ठीक है, अब सेल के रिगार्डिंग क्या है, कौन सा ट्रू है, सत्य बताना है। ऑल सेल आर राउंड इन शेप, गलत, नहीं, अलग अलग शेप हो सकती हैं। सेल ऑफ ए टिश्यू हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर, सेल ऑफ ए टिश्यू। ठीक है, देखते हैं इसको, होल्ड करते हैं। साइज ऑफ सेल इज सेम इन वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म में जो साइज होता है सेल का वो सेम होता है। ऑल सेल हैव द न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें ट्रू बताना है कौन सा है। ठीक है, देखो सभी सेल राउंड होते हैं, नहीं, टिश्यू का सिमिलर, नहीं, साइज ऑफ द सेल इन सेम ऑर्गेनाइज मैनर में होता है, नहीं, किसी का कुछ होता है, ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि सारे सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जो सेल को चलाने वाला, जो ड्राइविंग होता है, जो उनका ब्रेन होता है सेल का, दैट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होती है सेल की, क्या होती है, कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल, इसी से सारा काम करता है सेल। ठीक है, तो और इसी के अंदर क्या होती हैं, ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, ये सब चीजें। ठीक है, चलिए एक और आ गया हमारा मैच द कॉलम। देखो ईस्ट है, पोटैटो है, एल्गी है और फंगाई है। ठीक है, तो अब देखते हैं, सबसे पहले क्या है हमारा, क्या आपका ईस्ट, ईस्ट किससे होता है आपका, ईस्ट किससे होएगी आपकी, देखो बडिंग से। तो देखो फर्स्ट का फोर्थ आ रहा है कहीं पे, ये देखो एक से ही निकल गया हमारा आंसर। ठीक है, फर्स्ट का 4। अब हम देख लेते हैं बी का क्या बता रहा है, फर्स्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ठीक है, एल्गी, सी का थर्ड आ रहा है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और स्पोर फॉर्मेशन। तो हमारा आंसर क्या है, यहीं से निकल के आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के लिए सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सी होती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और एक आपकी मीथेन होती है, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन आती है। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो मेन जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है सबसे पहली, उसके बाद हमारी कौन सी आती है, मीथेन आती है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसिड रेन, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एसिड रेन तो पता है, ये तो होगी नहीं आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ठीक है। लेकिन इसने पूछा है कि मेन आपको बताना है कि सबसे ज्यादा ओजोन को कौन डिफेक्ट करता है, ठीक है। तो आप इसमें क्या बताएंगे, कौन सा प्रदूषक करता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो किस में मिल रही है हमें, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज आर करेक्ट आंसर, ठीक है। होती क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, लेकिन मेन कौन सी है, पहले ये आएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट द कम्युनिकेबल। अब देखो कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। अब देखो इसमें भी आप एलिमिनेट मेथड से निकाल सकते हो। डायबिटीज नहीं होती तो ये ऑप्शन कलेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया बिल्कुल, ठीक है। अनीमिया आपका कम्युनिकेबल नहीं होता, ये तो आयरन की कमी से होता है, ठीक है। ये किसी में भी हो सकता है, तो ये लेकिन कम्युनिकेट नहीं होता, ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो ये भी अलग हो गया आपका, ठीक है। देखो अनीमिया इसमें आ गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो हमारे 3 ऑप्शन ऐसे ही निकल गए। अभी आंसर नहीं भी पता, एक चीज हमें पता थी कि भाई डायबिटीज जो है वो हमें शुगर के कारण होती है और वो एक जने से दूसरे जने तक नहीं कम्युनिकेबल होती, तो ये नहीं है। अनीमिया हमें आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, ये भी हमें पता है, तो ये 2 निकल गए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया एंड पोलियो, ठीक है। दीज आर द कम्युनिकेबल डिजीज। तो डिजीज से क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों, तो आप डिजीज से भी देख के जाएंगे। तो यहाँ हमें पता चला कि किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके के आ रहे हैं। तो देखो आज के हमने इससे क्या एनालाइज किया कि जो हमारा साइंस का जो लेवल है वो 10th से ऊपर नहीं जाएगा। कहाँ से, 10th क्लास से ऊपर नहीं जाएगा। मोस्टली आ किस में से रहा है वो भी देखना है, 6 to 8 कहाँ से आ रहा है, 6 to 8 की साइंस हमें बहुत अच्छे से करनी है और थोड़ा सा टच कर लेंगे हम 9, 10, तो वो वेल एंड गुड हो जाएगा अपने सीटेट एग्जाम के लिए। किसके लिए, सीटेट के लिए, ठीक है। आपके इसमें कम से कम 15 क्वेश्चन मान के चलिए कंटेंट के होंगे, 15 to 16 या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और मुश्किल से आपके 10 to 12 क्वेश्चन होंगे आपके पैडा के, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पोर्शन ये डिवाइड करके रखते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि लेवल सीटेट का बिल्कुल भी हाई नहीं है, मोस्टली लेके चलेंगे क्लास आप 6 to 8 और टेस्ट थोड़ा सा करेंगे 9, 10 का, उसके बाद अपने पैडा के। आज जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं इसी तरीके के हम 10 to 15 क्वेश्चंस के सेट लेके आएंगे, उसमें अपने PYQ रिवाइज करेंगे और कंटेंट के साथ साथ क्या होगा, हमारा पैडागोजी का भी पोर्शन हम जरूर करेंगे, ठीक है। और EVS की क्लासेस भी करेंगे। अगर आपको क्लासेस पसंद आएंगी तो आप ज़रूर बताइएगा, तो क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से 1 and 1/2 मंथ्स में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम अपने आप से, जो बच्चे अपने आप से प्रिपेयर कर रहे हैं या PYQ भी आप करना चाहते हैं तो चैनल के साथ ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका मोटो ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम निकाल सकें, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसको शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो, ठीक है, और लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।